हाय दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ जीके का पार्ट 2। मैं जितेंद्र सर, एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो ये बहुत ही पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों में और अपने जो भी आपके दोस्त या रिश्तेदार हों उनमें सभी में हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा आप लाइक, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, उतना हमारा मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ेगा और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जहाँ जो आपका ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत के कितने राज्यों को कर्क रेखा और समय रेखा विभाजित करती है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है और इस क्वेश्चन पर आप लोग कमेंट करके हमको ठीक है बताएंगे। अब समय को बर्बाद ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यटन त्रिकोण। ये पर्यटन त्रिकोण क्या होता है इसके बारे में बता रहे हैं। पर्यटन त्रिकोण है किसके किसके बीच में, ये भी आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो पर्यटन त्रिकोण है ये दिल्ली, जयपुर और आगरा, इन तीनों के बीच में एक कंडीशन उत्पन्न है, जो मार्ग का जो कंडीशन ऐसा उत्पन्न है कि एक त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसलिए इसको हम त्रिकोण के नाम से जानते हैं। तो पर्यटन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक लोग दिल्ली में भी आते हैं, कुतुब मीनार, लाल किला, ठीक है, और जामा मस्जिद, ये सभी चीज़ें देखने हैं। जयपुर में हवा महल वगैरह ये सब देखने आते हैं। ठीक है, और आगरा में लाल किला आगरा में आगरे का किला और आगरे का ताजमहल, ये सभी पर्यटक लोग देखने आते हैं। इसलिए इस रास्ते को या इस मार्ग को या इन तीनों सिटी को मिलाने वाली जो रोड है या सड़क है ये त्रिकोण रूप में हो गई है, इसलिए इसको हम पर्यटन त्रिभुज के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, जो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ इंडिया का मैप आपको ये पूरा फुल दिखाई दे रहा है। लिखा है नेशनल हाईवे नेटवर्क ऑफ इंडिया, मतलब भारत का राष्ट्रीय हाईवे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हाईवे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, एक पेपर में अभी हाल ही में पूछा गया था कि भारत का उत्तरी और दक्षिणी कॉरिडोर तथा भारत का पूर्वी और पश्चिमी कॉरिडोर, दोनों ये रास्ते आपस में कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉरिडोर जो है ये उत्तर श्रीनगर से ये आया है, कहाँ पर, नीचे कन्याकुमारी तक गया है। और एक आपका आया है ये इम्फाल। ठीक है, यह इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, तो इम्फाल से एक रास्ता आया है, इधर से ये घूमते घामते ठीक है, और यहाँ से होकर के कुछ इस प्रकार से गुजरा है और ये चला गया गुजरात के, ठीक है, गुजरात के पास, मतलब गुजरात में जो गांधीनगर है वहाँ के आसपास तक ये गया है। तो यहाँ एक ऐसा पोजीशन है कि यूपी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों कॉरिडोर आपस में मिलते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि दोनों पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी दोनों कॉरिडोर या दोनों गलियारे आपस में कहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कॉरिडोर जो हैं ये झांसी में मिले हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का झांसी एक ज़िला है बहुत बड़ा सा, ये झांसी में दोनों के दोनों ये तीनों के तीनों मिले हुए हैं। सॉरी, दोनों पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी जो गलियारा हैं ये कहाँ पर मिले हैं, झांसी में। तो याद रखना, यहाँ देखो इसके अंदर झांसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ देखो मैंने ये बना रखा है पहले से ही, आप लोग देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया था कि भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज जो रोड है, जो हाईवे है, ठीक है, पहला क्वेश्चन था ये किस सिटी को आपस में जोड़ता है। पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि भारत का जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, ठीक है, इसके तहत जो रोड बनाया गया इसकी सबसे लंबा या सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो यहाँ दोस्तों बताते हैं आपको, यहाँ जो सबसे लंबा भाग है, ये सबसे लंबा भाग है आपका कौन सा, यहाँ देखते हैं, ये सबसे लंबा भाग है कोलकाता से चेन्नई के बीच में। ठीक है, कोलकाता टू चेन्नई ये भाग जो है ये सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, यहाँ से कोलकाता से चेन्नई वाला भाग जो है, ठीक है, ये भाग जो आया है ये खंड सबसे बड़ा खंड है। और
जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये किस किस सिटी के बीच है, ये भी आप देख लीजिए। ये जो है आपकी, यहाँ लिखा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, और यहाँ लिखा है मुंबई, और इधर लिखा है आपका चेन्नई, और इधर लिखा है कोलकाता। तो इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने का ये कार्य करता है, नेशनल हाईवे है। इसी हाईवे का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, नेशनल हाईवे। इसका सबसे लंबा खंड जो है, ये खंड कौन सा है, कोलकाता और चेन्नई वाला। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, अभी हाल ही में एक अपडेट आया हुआ है, और यहाँ पर लिखा है कि भारत का सबसे लंबा हाईवे, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा में है। ये इस पर अभी काम चल रहा है, ये बनने वाला है, और ये सबसे बड़ा भारत का हवाई अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डों में सबसे बड़ा रहेगा ये, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, जेवर। इसके पहले हवाई अड्डा और भी थे यहाँ, इसके पहले और भी हवाई अड्डा यहाँ, एक गाज़ियाबाद में भी हवाई अड्डा है, ये हिंडन एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये हवाई अड्डा कहाँ पर है दोस्तों, गाज़ियाबाद में। तो याद रखेंगे, हिंडन एयरपोर्ट ये कहाँ है, गाज़ियाबाद में। एक और हवाई अड्डा है चंडीगढ़ में, जो हाल ही में यूपीपीसीएल की परीक्षा में पूछा गया था कि चंडीगढ़ में कौन सा हवाई अड्डा है, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा है, जॉली ग्रांट, ठीक है, जॉली ग्रांट। तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है, आप लोग याद रखेंगे, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ये है कहाँ पर, चंडीगढ़ में, सॉरी देहरादून में। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है देहरादून में। आगे चलते हैं। हाँ, इसी की श्रेणी में एक और हवाई अड्डा है जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दोस्तों याद रखेंगे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हैदराबाद, मैंने बताया, ठीक है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है हैदराबाद। हैदराबाद में ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, ये पालम के नाम से जाना जाता है, ये नई दिल्ली में है, और ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है पालम, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हैदराबाद में जो है ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये ठीक है, हैदराबाद में जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कैसा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और जबकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये किस में है, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसमें केवल एक ही जिला है, और ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, मतलब जो लक्षद्वीप है, इसका जो हाई कोर्ट है ये केरल है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा का यूज़ किया जाता है। कौन सी भाषा, ठीक है, मलयालम, मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है। मालदीव की राजधानी है माले। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, मॉरिशस, ठीक है, यूरेनियस रोयूनियन द्वीप और ज्वालामुखी, ठीक है, प्रक्रिया से उत्पन्न हुए हैं। कौन से, मॉरिशस और रोयूनियन द्वीप किससे उत्पन्न हुए हैं, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से, ठीक है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि
इस महासागर मतलब हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इसको बहुत विशेष रूप से याद रखें क्योंकि ये 2020 के एसएससी के पेपर में आया था। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। अब आगे क्या लिखा है कि मेडागास्कर के पूर्व में कौन सा द्वीप है? मॉरीशस द्वीप है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरीशस द्वीप है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इस महासागर में वास्तविक तटवर्तीय, ठीक है, सागर दो ही हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? यहाँ पर लिखा है लाल सागर और फारस की खाड़ी। ठीक है, इनको याद रखेंगे, लाल सागर और फारस की खाड़ी। आगे यहाँ लिखा है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जा सकती है, लेकिन ये हिंद महासागर के विस्तार मात्र ही हैं। ठीक है, डियागो गार्सिया द्वीप इस जो है, ठीक है, में तो दोस्तों याद रखेंगे हिंद महासागर को। यहाँ पर कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। यहाँ लिखा है हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे, ठीक है, लक्षद्वीप और मालदीव ये किसके उदाहरण हैं? ठीक है, प्रवाल के उदाहरण हैं। और आपको याद रखना है कि जो मेडागास्कर है ये क्या है? ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ है कुछ दक्षिणी हिंद महासागर की कुछ धाराएं हैं। यहाँ जो लिखा है मेडागास्कर, जो भी आप मेडागास्कर के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या है? ये जो मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर की धारा ये गर्म जलधारा है। ये गर्म जलधारा, ये ठंडी जलधारा, इसको हम कैसे कन्फर्म करेंगे कि कैसे ये गर्म जलधारा होती है, कैसे ये ठंडी जलधारा होती है? तो इसके लिए यहाँ लिखा है मोजाम्बिक की धारा। ठीक है, ये भी कैसी है? गर्म है। पश्चिमी पवन प्रवाह ये कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। तो अब ये कन्फर्म कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़, यहाँ देखिए आप लोग भी हमारे साथ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक बनाते हैं छोटा सा ग्लोब। ठीक है, यहाँ हम अभी नेक्स्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो धाराएं कहाँ से, इधर है आपका दक्षिणी अक्षांश, इधर है मतलब उत्तरी अक्षांश। अब क्या करेंगे? यहाँ से जो धाराएं इधर किधर, केंद्र की ओर, किधर 0 डिग्री अक्षांश की ओर जो जाती हैं, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश की ओर जो धाराएं बहती हैं उनको क्या कहते हैं? हम ठंडी जलधारा। क्योंकि ये तो प्रदेश जो है ना, ये कैसे हैं? शीत कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो शीत मतलब ठंडे प्रदेश जो धाराएं किधर, केंद्र की ओर या 0 डिग्री की ओर जो जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, इनको कहा जाता है ठंडी जलधारा। और जो धाराएँ कहाँ से मतलब 0 डिग्री अक्षांश से किधर की तरफ जाती हैं? एक जो 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ की ओर या 90 डिग्री साउथ की ओर, या अंटार्कटिका और आर्कटिक, ठीक है, इन दोनों की ओर जो जाती हैं, या फिर हम कहेंगे 0 डिग्री या केंद्र से इधर बाहर की ओर जो धाराएं जाती हैं, ये कैसी हैं? ये गर्म जलधाराएं होती हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस साइड में, इस किनारे पर ऊपर और नीचे, ठीक है, ये ठंडा प्रदेश और यहाँ पर बर्फ़ रहती है। इधर से अगर कोई हवा आएगी तो ठंडी ना आएगी, ठीक है, ये केंद्र की ओर, और इस साइड से जो जाएगी ये भी ठंडी रहेगी, ये भी केंद्र की ओर। तो ये जो जलधाराएँ रहेंगी ये गर्म मतलब ठंडी जलधाराएँ रहेंगी। ठीक है, और जो केंद्र से जो ऊपर की ओर जाएंगी ऐसे ऐसे, और यहाँ से बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है, ये दोनों प्रकार की जलधाराएँ कैसी होंगी? गर्म जलधाराएँ होंगी। तो यहाँ क्या कहा गया है? जो मेडागास्कर की जलधारा है वो कैसी जलधारा है? चलिए देखते हैं। जो मेडागास्कर की जलधारा है ये कैसी जलधारा है? यहाँ पर इस ग्लोब को बना करके हम लोग देख सकते हैं। जो मेडागास्कर की धारा है ये मेडागास्कर है कहाँ? सबसे पहले यहाँ पर हो गया आपका इंडिया, ठीक है, और इधर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पड़ता है ये अफ्रीका। अफ्रीका के पास में यहाँ एक छोटा सा एक टापू है, ठीक है, यही है मेडागास्कर। ठीक है, यहाँ मेडागास्कर है। इधर है दक्षिणी अमेरिका, इधर है उत्तरी अमेरिका, इधर आपका रूस वगैरह ये सब पड़ेगा, ठीक है, और यहीं रूस के नीचे जो है ये रूस पड़ता है, इधर यूरोप पड़ता है, और यहाँ पर आपका ये है एशिया। ठीक है, तो ये पड़ता है किधर? ऑस्ट्रेलिया इधर है, अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका के क्षेत्र में ये पड़ता है। यहाँ पर एक टापू है, ठीक है, मेडागास्कर। ये मेडागास्कर एक देश है। ठीक है, तो मेडागास्कर की धाराएँ ये कैसी हैं? ये है गर्म जलधारा। इसमें पानी किधर जाता होगा? केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है दोस्तों,
मेडागास्कर कहाँ पर है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा एक टापू है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर लिखा है कि मेडागास्कर गणराज्य, ये एक गणराज्य है। और यहाँ का देखो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया इसका ध्वज कैसा होता है, ठीक है, और ये कुल चिन्ह कैसा होता है। जैसा मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पर ये अंदर जो एक निशान सिंबल बना हुआ है, ये मेडागास्कर की भूमि का इस प्रकार का ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वज क्या है, ये आप देखेंगे, ये रेड है, ब्लैक है और वाइट है, खड़ी पट्टी, ये 3 पट्टियों में यहाँ पर ध्वज बना हुआ है और ये इसका कुल चिन्ह है। आगे देखते हैं मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है। तो मेडागास्कर की जो राजधानी है, ये लिखा है अंतानानारिवो। तो यहाँ देखो, अभी मैंने जैसे बताया था आपको, मैंने आपको क्या बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका बताया था। तो अफ्रीका जो है, ठीक है, तो अफ्रीका के किधर है, अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के पास में ये मेडागास्कर है, ठीक है, यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो मेडागास्कर जो है ये क्या है, एक देश है। इसकी राजधानी देखो कहाँ पर है, ये लिखा है अंतानानारिवो, इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पर भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं, मालागासी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी, ठीक है। यहाँ के निवासी, इनको क्या कहा जाता है, मालागासी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ की भाषा भी मालागासी है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगली पोजीशन क्या है। हाँ दोस्तों, यहाँ एक लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा, मीनाक्षी मंदिर। लेकिन जो मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है, ये है कहाँ, ये मदुरई में है। इसको मीनाक्षी मंदिर डायरेक्ट कह सकते हैं या मीनाक्षी अम्मन मंदिर कहते हैं। तो मीनाक्षी जो पर्यायवाची शब्द है, ये शब्द किसका है, मीनाक्षी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो इसके अंदर जो है, वो इस मंदिर के अंदर जो है पार्वती की फ़ोटो लगी हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, मदुरई में है ये, और ये मदुरई कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर उसी मीनाक्षी मंदिर के बारे में डिटेल मैंने कलेक्ट किया है, तो इसके बारे में देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। इसको हम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कह सकते हैं। क्यों मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर हम इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि मीनाक्षी और ये सुंदरेश्वर देवता, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जो सुंदरेश्वर हैं ये कौन है, ये शिव हैं, भगवान शिव, ठीक है, और मीनाक्षी है पार्वती। तो इन दोनों के बारे में, तो इन्हीं को ये मंदिर समर्पित है। आगे लिखा है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ठीक है, यह मीनाक्षी अम्मा मंदिर, यह लिखा है केवल मीनाक्षी मंदिर। इस मंदिर के नाम से इनको, मतलब इस मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। आगे लिखा है, भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में एक ऐतिहासिक, ठीक है, स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह है हिंदू धर्म के देवता शिव, सुंदरेश्वर और या सुंदर ईश्वर के रूप में, एवं उनकी भार्या जो है, ये शब्द किसका है, ये भार्या जो शब्द है, ये मतलब पत्नी का, भार्या जो है ये पत्नी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। उनकी भार्या देवी पार्वती। तो शंकर की जो भार्या है, जो पार्वती है, ये इनकी पत्नी है। ये क्या लिखा है, इन्हीं को मीनाक्षी कहा जाता है। मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली के आकार की आँख वाली देवी का स्वरूप, ठीक है। तो ये दोनों को समर्पित है, दोनों मतलब ये शिव को और पार्वती, इन दोनों को ये मंदिर जो है मदुरई वाला, ये समर्पित है। आगे क्या कह रहा है, यह मंदिर, आगे कह रहा है, यह है ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राज्य चिन्ह था, ठीक है। यह मंदिर तमिल भाषा की, ठीक है, ग्रस्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। तो मतलब इससे बहुत सारे, मदुरई में बहुत सारे लोगों का जीवन यापन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है मीनाक्षी अम्मन मंदिर, आप लोग देख सकते हैं, इसको पहचान लीजिए, साउथ की मूवियों में इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका डिटेल, मतलब जो है हमेशा इसका चित्र वगैरह दिखाता रहता है। आगे लिखा है कि ये मंदिर जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें देवता कौन कौन से, सुंदरेश्वर शिव और मीनाक्षी पार्वती। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्या लिखा है कि प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो 2021 की कुछ पुस्तकें और उनके लेखक यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से क्या लिखा है, सियासत में सदस्यता, ये पुस्तक लिखी है विजय कुमार जी ने। और अगली है विशेष कोड टू 1, ठीक है, ये लिखी है निरुपमा यादव ने। फिर अगला तीसरा पुस्तक का नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये लिखी है योगेंद्र यादव ने। अगला है अमेजिंग अयोध्या, ठीक है, अमेजिंग अयोध्या, ये किसने लिखी है, नीना राय ने। तो दोस्तों याद रखें ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयोध्या में इस समय मंदिर भी बन रहा है, ठीक है। तो इस नाते ये बुक थोड़ी सी कैसी है, ज़्यादा फेमस है। अगला है स्वच्छ भारत क्रांति, ये किसने लिखी है, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी। इन दोनों लोगों की ये कैसी है, ये एक संयुक्त पुस्तक है। कौन सी, स्वच्छ भारत क्रांति। नेक्स्ट आगे है
राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट, ठीक है, ऑपरेशंस, ये लिखिए सतीश यादव ने। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इन बुकों को देख सकते हैं दोबारा से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको नए से नए क्वेश्चन प्रतिदिन प्रोवाइड करवाए जाएं और आपको इस जो वीडियो बना रहा हूं इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुफ्त में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभुवनपुर, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये पेपर में दिया गया था कि कुशभुवनपुर नाम किसका करने वाली है? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज होने वाला है कुशभुवनपुर। इसकी तैयारी चल रही है कि ये कुशभुवनपुर इसका नाम हो जाएगा कुछ ही दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे लिखा है, अभी कुछ ही देर पहले आपको मैंने बताया हुआ है, यहाँ लिखा है स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे का सबसे लंबा खंड कौन सा है? तो यहाँ आप लोग बता सकते हैं कि इसका सबसे लंबा खंड कौन सा है। ठीक है, यहाँ अभी अभी मैंने बताया था कौन सा, कोलकाता और चेन्नई। तो कोलकाता और चेन्नई ये भाग जो है कैसा है? सबसे लंबा भाग है। कैसा भाग है? सबसे लंबा भाग है। कौन सा? कोलकाता चेन्नई। इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो आप लोग जानिए। तो जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है और पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। ये कैसी है? पांचवी अवस्था है। ये चौथी अवस्था है। ठीक है, और ये पहली अवस्था है और ये आपकी दूसरी अवस्था है। तो आप कमेंट करके भेज दीजिए कि इसकी पदार्थ की जो है ये तीसरी अवस्था कौन सी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक मैंने बुक भी लिखी है। ये बुक आपके सामने है, यहाँ देख सकते हैं। और ये बुक अमेजन पर इस समय सेल हो रही है। तो अमेजन से आप लोग मंगवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिंगल लाइन क्वेश्चन है और इसमें 100+ ट्रिक भी है। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा आया होगा। और हमारी बुक जो है ये सभी बुकों से कुछ हट करके डिफरेंट है, क्योंकि इस बार में भी जो UP PCL TG2 का जो परीक्षा हुआ था अभी हाल ही में, तो इसमें से 27-28 और 27-28 को जो चारों शिफ्ट का जो पेपर हुआ था और इधर 20 तारीख का जो पेपर हुआ था, इनमें सभी में लगभग 120+ क्वेश्चन हमारी एक ही बुक से इसी से फंसा हुआ है। इसमें लगभग 30,000 के आसपास क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको अगर बुक लेना है तो अमेजन से बुक कर सकते हैं या हमारे कोचिंग सेंटर में आकर के बुक खरीद सकते हैं। कोचिंग सेंटर का एड्रेस है एकता टेक्निकल कोचिंग, सराय मोहिद्दीनपुर, शाहगंज, जौनपुर। मोबाइल नंबर हमारा आपको इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। और ये क्वेश्चन जो आपको सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में हमको लिख भेजिए और इस क्वेश्चन का आंसर मैं कल आपको नेक्स्ट डे ज़रूर बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करके नहीं भेजेंगे। वैसे हम आशा करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।